नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों ये वीडियो। ठीक है, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुनहार को। ठीक है, अब्दुल रज्जाक गुनहार को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो ये 1901 से हुई है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, तो 1913 में दिया गया था। किनको दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। इसका डिस्कशन दोस्तों ये है कि वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुनहार को दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2022 का यह पुरस्कार यानी साहित्य का पुरस्कार जो है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है दोस्तों कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। याद रखिएगा कि प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन करने वाली संधि थी, ये थी दोस्तों नानकिंग संधि। कौन संधि? नानकिंग संधि जो है ये प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन है कि 1842 ईस्वी में नानकिंग संधि द्वारा प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ओरोनोदोई, ठीक है, योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये किया गया था दोस्तों असम के द्वारा। याद रखिएगा कि ओरोनोदोई जो योजना है ये असम राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये किया गया था 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने ओरोनोदोई योजना प्रारंभ किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, ये किसका है? असम का है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। याद रखिएगा कि एशियाई खेलों में जो बैडमिंटन को शामिल किया गया था पहली बार, ये 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन को खेलों में यानी कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में शामिल किया गया था। तो वर्ष 1962 से बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों रिले रेस में होता है। याद रखिएगा कि एंकर शब्दावली का जो उपयोग होता है किस में होता है? रिले रेस में होता है। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए एंकर लेग रिले रेस दौड़ से संबंधित है। याद रखिएगा एंकर जो है, एंकर लेग, ये रिले रेस दौड़ से संबंधित है। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। याद रखिएगा ये दोस्तों टेबल टेनिस का। ठीक है, याद रखिएगा कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है, तो टेनिस का है दोस्तों। चेन मेंग चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ के रहने वाले दोस्तों? ये चेन मेंग, ये चीन की रहने वाली है। ये टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। आइए 7 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम, याद रखिएगा कि किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, खाली डैश जो है ये संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहाँ बात क्या करते हैं दोस्तों, सवाल किया गया है कि किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी किरचॉफ का धारा नियम जो है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं डिस्कशन दोस्तों कि किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर सवाल। आइए 8 नंबर सवाल देखेंगे कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। याद रखिएगा खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया था। किसने किया था? खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया था FIT मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं कि अगस्त 2021 में, याद रखिए अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने FIT इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। ठीक है, अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा कन्नौज थी। ये आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज जो थी ये हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था दोस्तों, तो हेन सॉन्ग आया था। याद रखिएगा कि हेन सॉन्ग आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों हम लोग। इसका डिस्कशन क्या है, देखिए दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखने वाले हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हामोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। ठीक है, कौन सी किया था, एली लेली ने किया था। याद रखिएगा कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होमोलियन का विक्रय आरंभ किया था, किसने किया था, कर दिया था, तो एली लेली ने कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। देखिए दोस्तों कंपनी, ये जो कंपनी थी अमेरिकी कंपनी एली लेली ने वर्ष 1983 में होमोलियन का विक्रय आरंभ किया। होमोलिन मानव इंसुलिन होता है। क्या होता है दोस्तों, होमोलिन जो होता है ये क्या होता है, मानव इंसुलिन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखने वाले 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, कौन है दोस्तों, तो बराक ओबामा है। याद रखिएगा ए प्रॉमिस्ड लैंड जो पुस्तक के लेखक कौन है, बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है जो दोस्तों वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप भी क्या रह चुके हैं दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बराक ओबामा जो है ये प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है, पुस्तक किसका है दोस्तों, तो बराक ओबामा ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला है 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि सोनार संचितकरण है दोस्तों, किसका है, तो ये है दोस्तों साउंड नेविगेशन ऑन और रेंजिंग का। याद रखिएगा कि साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का, ठीक है, सोनार जो संक्षिप्तीकरण है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 का। ठीक है, इसका डिसीजन है कि सोनार जो है, सोनार साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का संक्षिप्त नाम है दोस्तों। इसका प्रयोग प्राय नाविकों के द्वारा किया जाता है जिसमें पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला जो है ये रीजनिंग है, बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए बना लीजिएगा रीजनिंग। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। आइए 14 नंबर सवाल है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है, सीसा बनती है या फिर कैडमियम बनती है दोस्तों। ठीक है, आइए और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन आपके सामने है, ये फिर बनती है पारा या फिर आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा पारा। ठीक है, देखिए मिनीमाता रोग पारा संक्रमण से होता है। याद रखिएगा मिनीमाता रोग जो होता है ये पारा संक्रमण से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है दोस्तों। पारा यानी कि इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। ये आपको ध्यान रखना है पारा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपका रीजनिंग है, देखिए दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये क्या दोस्तों, 0 है, 7 है, 26, 63, ठीक है, 124, 215, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे 1 का क्यू माइनस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई भी 1 का अगर कोई भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका हम करेंगे तो 2 का क्यू करेंगे दोस्तों, माइनस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यू माइनस 1 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यू। ठीक है, 3 का क्यू, ठीक है, 3 का क्यू माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 4 का क्यू माइनस 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 63। उसी तरह से यहाँ पे क्या है 5 का क्यू माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 का क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का क्यू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का क्यू होता है 243, याद रखिएगा 243 होता है। ठीक है, सॉरी 343,
ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद -1 करेंगे तो 342 होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 का सी हो जाएगा 342, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है कि गांधार कला शैली समन्वय है दोस्तों, किसका है, तो ये भारतीय और ग्रीक कला का है, याद रखिएगा, भारतीय और ग्रीक कला का है ये गांधार कला शैली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए, मूर्तिकार की गांधार शैली जो है ये भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आपके सामने कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, ये निर्माण की जाएगी दोस्तों परभनी महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, तो परभनी में की जाएगी, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखने वाले हम लोग। देखिए, बात करते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक का है, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये दोस्तों असम का है, सॉरी किसका है, असम का है दोस्तों। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कॉफी उत्पादन में किसका है दोस्तों, तो कॉफी जो उत्पादन में है कर्नाटक का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असम जो है ये भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है, यानी कि असम में प्रथम स्थान पे कौन क्या उत्पादित होता है, चाय, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कर्नाटक में क्या होता है दोस्तों, कॉफी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए सवाल है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों बीटा अल्फा गामा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बीटा अल्फा गामा, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझते हैं थोड़ा सा कि उक्त नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का जो सही क्रम है ये बीटा अल्फा गामा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है दोस्तों, ये क्या है, सुमंगल। याद रखिएगा कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है, सुमंगल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ओडिशा सरकार ने अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल जारी किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतवर्ष में, ठीक है, भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, ये किया गया था दोस्तों 1974 में। याद रखिएगा कि भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, 1974 में पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण जो अधिनियम है ये वर्ष 1974 में पारित किया था। कब किया था, 1974 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया। किसको किया गया है, कृष्णा सोबती को उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, कृष्णा सोबती को, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखने वाले हम लोग। देखिए दोस्तों बात करेंगे, देखिए दोस्तों कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत के लिए, रघुवीर चौधरी को गुजराती के लिए तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, ये किसके द्वारा की जाएगी, तो पेरिस में की जाएगी। यानी कहाँ की जाएगी,
पेरिस में, ठीक है। याद रखिएगा कि 33वें 2024 ओलंपिक जो खेल होगा ये कहाँ की जाएगी, ये मेजबानी जो होगा ये पेरिस में होगा। पेरिस क्या है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित होगी दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। तो याद रखिएगा ये जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। डिस्कशन देखेंगे दोस्तों हम लोग इसका। देखिए भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा के नाम से, ठीक है। यानी कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से, यानी कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है दोस्तों। याद रखिएगा कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था। यह किया गया दोस्तों 1952 में। याद रखिएगा कि अशोक चक्र सौर पुरस्कार जो है ये 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया था, जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इनका नाम जो बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपके सामने, अगला सवाल देखेंगे क्या, 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है दोस्तों। ये है दोस्तों अभिजीता गुप्ता। याद रखिएगा अभिजीता गुप्ता जो है ये पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं कि हैप्पीनेस ऑल राउंड पुस्तक की जो लेखिका है अभिजीता गुप्ता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों मैथ का सवाल जो बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 29 नंबर सवाल। आइए 29 नंबर सवाल देखेंगे कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। याद रखिएगा सबसे पहले बात करेंगे कि सांची का जो स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये अशोक ने बनवाया था। कौन बनाया था, अशोक ने, ठीक है। याद रखिएगा कि सांची का स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। याद रखिएगा सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों ये मौर्य वंश का भी शासक था, अगर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जैसे बिंदुसार भी हो गया, ये भी मौर्य वंश का शासक था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 123 में। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 123 में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है इसका डिस्कशन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। अगला 31 नंबर सवाल है कि यूटोपिया का लेखक कौन था। याद रखिएगा यूटोपिया का जो लेखक था ये थॉमस मोर था दोस्तों। याद रखिएगा थॉमस मोर जो था ये यूटोपिया का लेखक था दोस्तों। याद रखिएगा थॉमस मोर यूटोपिया का कौन था, लेखक था, ठीक है। चलिए यूटोपिया पुस्तक का लेखक थॉमस मोर था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। याद रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। याद रखिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, याद रखिएगा इंदिरा कौल है। याद रखिएगा उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों, इंदिरा कौल। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिणी बिंदु क्या है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल तथा दक्षिणी बिंदु जो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। की बिथु क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद फिर की बिथु बात करेंगे, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों, किबिथु ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथु। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों, गौहर माता है दोस्तों, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ किरण में स्थित है गौहर माता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा परियोजित किया गया था। क्या किया गया था? विश्व बैंक से मिशन। ठीक है, याद रखिएगा कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा परियोजित किया गया था विश्व बैंक से मिशन। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे मेन रूप से। देखिए, औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ठीक है, यानी कि आईसीआईसीआई की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर परियोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टीमिंग की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, स्टीमिंग। ठीक है, याद रखिएगा कि इडली को स्टीमिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे मेन रूप से कि इडली को स्टीमिंग यानी कि भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगला है 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, याद रखिएगा, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप जो है ये भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप जो है दोस्तों ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। चलिए अगला देखेंगे 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? याद रखिएगा, प्लाज्मा होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्था क्या थी? ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था है पदार्थ की वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, चलिए आइए इसका डिस्कशन देखेंगे मेन रूप से। समझिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की किताब से नवाजा गया था? ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को। ठीक है, याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को? तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की किताब से नवाजा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि दूध में उपस्थित शर्करा है दोस्तों, लैक्टोज है। क्या है दोस्तों? लैक्टोज। याद रखिएगा कि दूध में उपस्थित जो शर्करा है ये क्या है दोस्तों? लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में क्या होता है? मिठास होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल आपके सामने है कि फजल अली आयोग संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, ये देखिए दोस्तों, आपका ये मैथ का सवाल है, ये आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग
43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, दूरी का मापन किया जाता है। याद रखिएगा कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। इसका डिस्कशन है दोस्तों, ये मेन रूप से ओडोमीटर जो है दोस्तों वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 44 नंबर कि अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाज से संबंधित है दोस्तों। निशानेबाजी से संबंधित है कौन? अपूर्वी चंदेला जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने देखिए, समझिएगा कि अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 45 नंबर सवाल कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। याद रखिएगा ये था लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा कि लॉर्ड लिनलिथगो जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये वायसराय था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉर्ड रिपन क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड रिपन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लाया था? लाया था लॉर्ड लेटन ने लाया था दोस्तों, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो समझिएगा कि वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का जो वायसराय था ये लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी समशिष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है, ना हानि, को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता। समझिएगा कि ऐसी समशिष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को ना लाभ होता है और ना हानि होती है तो क्या कहते हैं दोस्तों? सहभोजिता कहा जाता है। समझिएगा कि सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना हानि। जैसे ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, ठीक है। ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना, ठीक है। ये समझिएगा। अगला है 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 47 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है संबंधित है? आर्द्र भूमि का संरक्षण से। अगला दोस्तों इसका उल्लेख जो है कि रामसर अभिसमय आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 48 नंबर सवाल आपके सामने क्या है। 48 नंबर सवाल है कि मराठा, ठीक है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ये था दोस्तों रायगढ़। याद रखिएगा, ठीक है। रायगढ़ जो था ये मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आपके सामने समझिएगा कि शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है दोस्तों? तो सिलिकॉन, ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? SI होता है दोस्तों। समझिएगा कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? सिलिकॉन है। ये आपको ध्यान रखना है कि सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। सौर सेल क्या करता है दोस्तों? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझिएगा। अगला 50 नंबर सवाल, ठीक है। 50 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये है दोस्तों स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है। समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है। समझिए देखिए स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने है। 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस संगठन ने इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो किस संगठन ने इसरो के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक
प्रणोदक टैंक विकसित किया है दोस्तों? क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किस संगठन ने इसरो के लिए? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है दोस्तों। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? ये 1969 में हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है सोम प्रकाश है दोस्तों। कौन है? सोम प्रकाश। इसरो के वर्तमान में इसका स्थापना कब हुआ था? इसरो का 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, समझिएगा। अगला दोस्तों इसका समझिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV IMK थर्ड उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगला दोस्तों 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की होती है। किसकी होती है दोस्तों? अपघटक की। कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो अपघटक की होती है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, समझिएगा कि किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे 53 नंबर सवाल देखने वाले हम लोग कि आज तक प्रदान किए गए, ठीक है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। कितनी है दोस्तों? 21। ठीक है, तो आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की जो कुल संख्या कितनी है? 21 है। ये आपको समझना है। अगला है दोस्तों, इसका डिस्कशन देखने वाले कि अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 54 नंबर सवाल। तो 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, वो कौन है दोस्तों? तो ल्यूसीन है। क्या है? ल्यूसीन जो है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। ठीक है, मनुष्यों के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि सभी अमीनो अम्ल जो होती है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 55 नंबर सवाल। ठीक है, 55 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये दोस्तों विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, यानी कौन सा कथन जो है दोस्तों भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? यानी कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। समझिएगा कि भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें खान पान के अपने नियम है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि एलजर्न के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। कौन है दोस्तों? तो IgE। ठीक है, IgE जो क्या है दोस्तों? ये सबसे उत्पादित प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है। ठीक है, समझिएगा कि IgE एलजेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं आंसर क्या है। इसका ऑप्शन है, ठीक है, 80S, 80S एवं 70S, 80S, 70S एवं 70S। ठीक है, देखिए सभी में 70S है, सभी में 80S है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि 80S। समझिएगा कि 80S, 70S और 70S, यानी कि कोशिका द्रव में कितना है दोस्तों? 80S है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है दोस्तों? 70S। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि राइबोसोम जो है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S एवं 80S। ठीक है, कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार का, यानी कि 70S प्रकार का राइबोसोम होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 58 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? याद रखिए किसके द्वारा किया गया है? अमेजन के द्वारा। ठीक है, इनके भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। देखिए डिस्कशन क्या है दोस्तों कि भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 59 सवाल आपके सामने है कि 42वें, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्न में से कौन इनमें एक नहीं है दोस्तों? ठीक है, ये कौन सा नहीं है? शिक्षा और पक्षिका संरक्षण। ठीक है, समझिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा और पक्षिका संचरण। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा? यानी वन एवं स्थानीय सरकार। समझिएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन इसमें एक नहीं है? तो सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन एवं स्थानीय सरकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका डिस्कशन देखने वाले हैं। समझिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि संबंधित सूची में शामिल किया गया। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है दोस्तों। स्थानीय सरकार क्या है? ये राज्य सूची में ही शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ठीक है, दाई दीदी क्लिनिक जो है योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 61 नंबर सवाल। ये दोस्तों आपका मैथ का सवाल है, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है 62 नंबर सवाल। क्या कर रहा है? 62 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है, कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा। याद रखिएगा कि सप्त क्रांति की जो अवधारणा है ये प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को पारित किया गया। समझिएगा कि प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ? केरल में। याद रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है केरल में दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर कहा जाता है। अतः विकल्पानुसार उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 64 नंबर सवाल। ठीक है, 64 नंबर सवाल है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा सवाल क्या है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तुतिकोरियन में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल है कि गैंगेकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम थे। याद रखिएगा। ठीक है, यानी गैंगेकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, ये समझिएगा। अगला देखते हैं इसका डिस्कशन दोस्तों। देखिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गैंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ये दोस्तों मैथ का सवाल है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ का सवाल बना लीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 67 नंबर सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है दोस्तों, यानी नियंत्रक क्षण। समझिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है नियंत्रक क्षण करता है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सवाल क्या रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में
श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है दोस्तों, यानी कि प्रथा। ठीक है, प्रथा क्या है, यानी कि प्रथा जो है वेबर के अनुसार पारस्परिक अधिकार का स्रोत है प्रथा। ठीक है, समझिएगा। अगला है दोस्तों कि वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत था प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। ठीक है, वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 69 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। 69 नंबर सवाल कर रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में, ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आश्रय क्या है दोस्तों। यह है दोस्तों वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। याद रखिएगा कि जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो शून्यकाल क्या होता है, संसदीय प्रणाली में शुरू हो जाता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, यहाँ पे डिस्कशन समझिएगा पहले कि संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। 70 नंबर सवाल क्या है, पूरा का विस्तृत रूप है PURA। पूरा का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, समझिएगा कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज जो है ये पूरा का विस्तृत रूप है। समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पूरा का पूर्ण रूप क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, अगला दोस्तों 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये दोस्तों प्रवासन के द्वारा। ठीक है, प्रवासन के द्वारा। समझिएगा, इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रवासन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पैक्स का तात्पर्य इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 72 नंबर सवाल समझिएगा कि 72 नंबर सवाल है कि फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामले में। समझिएगा, फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामले में। फिलिप स्प्रैट को दोषी ठहराया गया था दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रैट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। ठीक है, अगला आपके सामने है कि 73 नंबर सवाल है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है 74 नंबर सवाल देखते हैं। 74 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, हर्बल पार्क। समझिएगा कि किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, डिस्कशन समझिएगा कि अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों 75 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। ये किया है रूस। ठीक है, किसने किया है, रूस। यानी कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये क्या है दोस्तों, किसने किया है, रूस ने किया है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। ठीक है, सिकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझिए। अगला है दोस्तों 76 नंबर सवाल। 76 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। यह है दोस्तों परिवार के सदस्य। ठीक है, परिवार के सदस्य जो है ये समूह का उदाहरण है। ठीक है, आइए देखिए, परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। अगला दोस्तों 77 नंबर सवाल आपके सामने है। 77 नंबर सवाल आपके सामने कि निसार इसरो तथा, ठीक है, निसार इसरो तथा
डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये हो जाएगा दोस्तों नासा। ठीक है, किसका है, यानी कि निसार, इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, निसार, इसरो और नासा की संयुक्त अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेटरी परियोजना है दोस्तों। क्या है, ऑब्जर्वेटरी परियोजना। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोस्तों, ये नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नासा का स्थापना कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में नासा का स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अमेरिका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 78 नंबर सवाल है कि भारत आकार में है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है कौन दोस्तों, भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों, भारत जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और आकार की दृष्टि से भारत जो है ये 7वीं सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस। ठीक है, और सबसे छोटा देश क्या हो जाएगा दोस्तों, वेटिकन सिटी। अगला है कि आकार यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ये दूसरा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला सबसे बड़ा देश है भारत। अब जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, अगला 79 नंबर सवाल है, इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। ठीक है, आइए और ऑप्शन देते हैं, कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र विकास, या फिर ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कह रहा था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी किसका, तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। ठीक है, समझिए यहाँ पे 80 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादक में वृद्धि शामिल थी। ठीक है, अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल। 80 नंबर सवाल है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी। ठीक है, किसने किया था, वियतनाम। याद रखिएगा, वियतनाम देश के जो प्रधानमंत्री थे ये 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों, हनोई। याद रखिएगा, हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को। ठीक है, रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन है। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या नाम है, रूबल। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, इसका समझिएगा डिस्कशन। ठीक है, 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन सुअन फुक, ठीक है, गुयेन सुअन फुक द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 81 नंबर सवाल देखने वाले हैं कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। यह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 82 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा भारतीय राज्यों को निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, बिहार से नहीं गुजरता है दोस्तों, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश, बिहार, ये भी नहीं होगा। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, माही नदी को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला दोस्तों 83 नंबर सवाल देखिए। 83 नंबर सवाल है कि दुखीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। क्या है दोस्तों, जैविक एकजुटता। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैविक एकजुटता, यानी कि दुखीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता। ठीक है, देखिए दोस्तों, दुखीम के अनुसार, समझिएगा, दुखीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। अगला दोस्तों आपके सामने 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल है कि उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु
व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्पादन क्षमता के अंदर जो बिंदु है ये व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उत्पादन क्षमता के अंदर जो बिंदु है ये व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। अगला दोस्तों 85 नंबर सवाल देखिए। 85 नंबर सवाल है कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो ये खेल मंत्रालय के पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए डिस्कशन देखते हैं कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 86 नंबर सवाल देखिएगा कि 86 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। यदि है दोस्तों कॉल मार्क्स ने, याद रखिएगा कि वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है ये किसने दिया है, कॉल मार्क्स ने दिया है। वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कॉल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, अगला दोस्तों 87 नंबर सवाल आपका मैथ का सवाल है, ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 88 नंबर सवाल। आइए देखिए दोस्तों 88 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर, ठीक है, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं दोस्तों, ये पनपते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई जो है एक जीव है, ये कटी जली एवं कच्ची सतहों पर सूक्ष्मजीव पनपते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कटे जले एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा। अगला दोस्तों 89 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 89 नंबर सवाल आपके सामने है, 89 नंबर सवाल कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना, याद रखिएगा कि देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना ये भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है दोस्तों। ठीक है, समझिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि समाज अपने सीमित साधनों का प्रतिबंध किस प्रकार करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 90 का। अगला देख लें हम लोग। देखिए अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम यह है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। ठीक है, अगला देखने वाले हैं हम लोग 91 नंबर सवाल। 91 नंबर सवाल है कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है, क्या शामिल है, वसा शामिल है या जटिल प्रोटीन शामिल है या फिर स्टार्च मांड शामिल है या सरल प्रोटीन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टार्च मांड शामिल है दोस्तों। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 92 नंबर सवाल आपके सामने है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है दोस्तों, क्या है, तो यह है व्यतिकरण। ठीक है, यानी कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका डिस्कशन देखते हैं कि तेल की पतली फिल्म यानी कि सतह से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना व्यतिकरण की घटना का परिणाम होता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 93 नंबर सवाल आपके सामने है। 93 नंबर सवाल की कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है दोस्तों, यानी कि शिक्षा है। याद रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, शिक्षा। ठीक है, चलिए देखिए आप समझिएगा कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला दोस्तों 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 नंबर सवाल आपके सामने है कि मुनखो अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। कहते हैं दोस्तों व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यष्टि समाज शास्त्र। ठीक है, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि मानव समाज शास्त्र कहते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मुखनोक अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। 95 नंबर सवाल है दोस्तों कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा
4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस, याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखें, हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 96 नंबर सवाल है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है दोस्तों, यानी कि 2 किग्रा होता है, याद रखिएगा। पुरुषों के चक्का डिस्कस का जो वजन होता है ये 2 किग्रा होता है। पुरुषों के चक्का डिस्कस यानी कि डिस्कस थ्रो खेल की डिस्क का वजन 2 किग्रा तथा महिलाओं के चक्का डिस्कस का वजन 1 किग्रा होता है। चलिए अगला देखते हैं। 97 नंबर सवाल आपके सामने है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, क्या थी दोस्तों, याद रखिएगा, यानी 1029 मिलियन, याद रखिएगा 1029 मिलियन जो थी ये 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी, ठीक है, दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प इतना मिलियन सही है, यानी कि 1029 मिलियन सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल 98 नंबर सवाल है, क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोस्तों यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड है दोस्तों। ये क्वाड में 4 देश शामिल है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए समझिएगा, क्वाड एक सामरिक गठबंधन वाला संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के किस राज्य में कटी बहु महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों, यानी कि असम में, ठीक है। कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, असम में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कटी बिहू या कोंगाली बिहू असम का त्योहार है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल और 100 नंबर सवाल है कि पेले किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये फुटबॉल के हैं। किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल खेल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं पेले, याद रखिएगा। पेले जो है ये ब्राजील के रहने वाले हैं। पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है दोस्तों, ठीक है। ये तो दोस्तों 100 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार दरोगा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वीडियो को 4-5 बार देख लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।